हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारियां? दोस्तों क्या है ना कि लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन जिंदगी जीने का एक मकसद देता है। मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों लाइफ में एक बार ऐसा जरूर होता है कि जिंदगी जीने का लक्ष्य बदल जाता है ना। और इसी लक्ष्य को हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि फिल्म बनाने वाले इसको ट्रेंड कहते हैं, और बिजनेस करने वाला इसको पैशन कहता है, और राजनेता शायद तक इसको वंश कहता है, और हमारे आपके जैसे आम आदमी इसको जनरेशन कहता है। ठीक है, तो आप अपने लक्ष्य को कौन सा नाम देना चाहते हैं, यह फैसला तो आपके हाथ में है। ठीक है दोस्तों, हर जनरेशन में एक ऐसा बंदा आता है जो एक नई सोच के साथ पैदा होता है, और जो बिल्कुल अलग होता है, सबसे अलग। दुनिया उसको टॉर्च बेरर के नाम से जानती है। तो क्यों ना आप भी ऐसा कुछ कर जाओ कि दुनिया आपको टॉर्च बेरर के नाम से जाने, है ना। क्योंकि हमारा क्या नाम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये तो एक लोकल नाम है, लेकिन फर्क तो तब पड़ता है जब दुनिया आपको दुनिया नाम दे, उस नाम से फर्क पड़ता है। तो आप इतना मेहनत करो ना कि दुनिया आपको एक नाम दे, आपको एक पहचान दे। ठीक है, आप इतना शिद्दत से मेहनत करो ना कि आपका रिजल्ट आपको बताए कि आप कितना मेहनती स्टूडेंट हैं। आपको अपने आप पे गर्व महसूस होगा। ठीक है, तो चलिए मेहनत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें देखिए, जो भी प्रश्न है सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या है कि जब कोई भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में हमसे फेस टू फेस मिलता है तो हम उसको महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर ये हमें सिंपल केस में यही क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम इसको बिल्कुल इजीली लेते हैं। तो हमें इजीली नहीं लेना है। कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इसलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। देखते चलिए, बस इस क्लास में बहुत धमाल मचाने वाले हैं दोस्तों। इस क्लास में ना बिल्कुल हर प्रश्न को धुआं धुआं करना है। देखना, पहला प्रश्न आ चुका है 241 नंबर का कि एंड गेट, आगे क्वेश्चन मार्क है कि एंड गेट किस सर्किट की तरह काम करता है। क्या वो लॉजिक एडिशन के समान है, क्या वो कंपाउंड सर्किट की तरह काम करता है, कि क्या वो निम्न इनपुट और उच्च आउटपुट युक्त सर्किट की तरह काम करता है, कि क्या वो सीरीज सर्किट या समांतर सर्किट की तरह काम करता है। दोस्तों बिल्कुल तसल्ली से अपने नोटबुक को अपने हाथ में रखना। देखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ये सीरीज सर्किट की तरह काम करता है, ये इसका आंसर होगा। अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो जो एंड गेट है ना, इसमें दो इनपुट होता है। ये इसका सिंबल, इसमें दो इनपुट नंबर ए और इनपुट नंबर बी, यहां आउटपुट होगा वाई। अब ध्यान देना कि ये किस प्रकार से सीरीज सर्किट की तरह काम करता है। सीरीज सर्किट में लगे 2 वन वे स्विच, यानी कि 2 वन वे स्विच की तरह है ये एंड गेट काम करती है। बट कैसे? ये पहला हमारा वन वे स्विच है, ये दूसरा वन वे स्विच, दोनों स्विच आपस में सीरीज में लगे हैं। यहां पे लैंप लगा हुआ है आउटपुट चेक करने के लिए। ठीक है, ये दोस्तों हमारी हो गई फेज और ये है न्यूट्रल। कलर पे मत जाना आप, हो गया कलर दोस्तों ऐसे ही बन गया। ठीक है, ये एक है फेज, एक है न्यूट्रल, ये है आउटपुट चेक करने के लिए। एक बात बताइए कि अगर मैं एक स्विच को चालू करता हूं तो क्या लैंप जलेगी? कभी नहीं जलेगी। तो मुझे क्या करना होगा, दोनों स्विच को ऑन करना होगा तो लैंप जल जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये है दोस्तों हमारी इनपुट, यानी कि जब इनपुट को दोनों इनपुट हाई होगा, जब दोनों इनपुट उच्च होगा तो ही मुझे आउटपुट उच्च मिलेगा। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार से एंड गेट में भी होता है कि जब इनपुट ए और इनपुट बी दोनों उच्च होगा तभी आउटपुट उच्च मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो तुलना है किससे किया जाता है, एक सीरीज सर्किट की तरह ये
काम करता है और सीरीज सर्किट से ही इसका तुलना किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 242। दोस्तों हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, बिना पोस्टमार्टम करने किए हमें आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, 242 नंबर का क्वेश्चन, किसी दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ E1 और E2 हमेशा किस डिग्री में होते हैं। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ E1 और E2 हमेशा किस एंगल में होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये कोर है, ट्रांसफार्मर की ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब ट्रांसफार्मर को फेज और न्यूट्रल दिया जाता है तो इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें E1 नाम से एक वोल्टेज उत्पन्न होता है और E2 नाम से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि जो E1 और E2 वोल्टेज है प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित का मतलब होता है उत्पन्न, तो प्रेरित ईएमएफ के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री का। कितना, 0 डिग्री का। आंसर इसका एक दूसरे के समान फेज में। ध्यान देना, कौन, केवल प्रेरित ईएमएफ E1 और E2 हमेशा एक दूसरे के फेज में होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर पलट जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन पलटेगा तो केवल एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताइए कि जो सप्लाई वोल्टेज V1 है, ये प्रेरित वोल्टेज E1 के किस डिग्री में होता है। कहने का मतलब कि जो सप्लाई वोल्टेज है और प्रेरित वोल्टेज E1 है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा, तो लिखना 180 डिग्री का अंतर होगा। जब सप्लाई वोल्टेज और प्रेरित वोल्टेज के बारे में पूछे तो 180 डिग्री, और जब केवल प्रेरित E1 और E2 वोल्टेज के बारे में पूछे तो लिखना 0 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के समान फेज में होते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 243 नंबर का। दोस्तों अपना नोटबुक अपने हाथ में रखना, हर पॉइंट को पंच लाइन के रूप में आपको पंच करना है। 243 नंबर का देखना कि डीसी मापों के लिए केवल किस प्रकार के मापक उपकरणों को ही काम में लिया जाता है। दोस्तों ये जो केवल है ना, केवल इस शब्द को दोस्तों संतुष्ट करता है कि केवल एक ही सप्लाई से काम करने वाला उपकरण का आपको नाम बताना है, और वो भी केवल डीसी से, जो डीसी से काम करता हो उसी उपकरण का नाम बताना है। इंडक्शन ये दोस्तों केवल एसी से काम करता है, यानी कि केवल एसी करंट और एसी वोल्टेज को ही माप सकता है। एसी सप्लाई पे ही ये चालू होगा और बंद होगा, या ये ऑप्शन ई गलत हो गया। मूविंग आयरन ये एसी सप्लाई में भी काम करता है और डीसी सप्लाई में भी ये उपकरण काम करता है। आकर्षण उपकरण ये भी दोस्तों मूविंग आयरन का ही प्रकार है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पे काम करता है। तप्त वायर ये भी एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों सप्लाई पे काम करता है, लेकिन जो मूविंग कॉइल उपकरण है ये दोस्तों ओनली डीसी सप्लाई पे काम करता है। क्या, केवल डीसी सप्लाई पे। अगर आपसे ये कह देना कि जो मूविंग कॉइल उपकरण है ये कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं, तो लिखेगा ये जो पीएमएमसी मीटर होता है, पीएमएमसी मीटर ये या तो एम्पियर मीटर और दूसरा वोल्ट मीटर है ना, एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर, क्योंकि पीएमएमसी मीटर करंट और वोल्टेज दोनों को माप सकती है, इसलिए एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों होगा पीएमएमसी मीटर, जो कि केवल और केवल डीसी सप्लाई का ही करंट और वोल्टेज को मापेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों समझते चलना है, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, किसी भी क्वेश्चन को हमें हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, देखिए क्लास सी एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट के लिए प्रवाहित होता है। नहीं समझ में आया, इस क्लास में
यही तो आपको हुनर सीखना है, ठीक है ना दोस्तों। इस क्लास में आपको वो हुनर भी सीखना है कि आपको एग्जाम में प्रश्नों को कैसे सिंपल बनाना है। अगर क्वेश्चन बहुत आपको कठिन समझ में आ रहा है ना, तो उसको सिंपल कैसे बनाना है। अगर क्वेश्चन सिंपल बन गया ना, तो दोस्तों आंसर कहीं आपसे दूर भाग नहीं सकता। देखना, क्लास सी एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट में प्रवाहित होती है। अब समझना कि जो क्लास सी प्रकार का एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर का जो कलेक्टर वाला टर्मिनल है, उस कलेक्टर टर्मिनल में करंट कब प्रवाहित होता है। ठीक है, तो सुनिएगा दोस्तों, एक एम्पलीफायर है, समझना, एक एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर का ये तरंग दृश्य है, एम्पलीफायर का तरंग दृश्य है, जिसको हम साइन वेव कहते हैं। सुनना कि जब जो सी प्रकार का एम्पलीफायर है, उसको हम इनपुट सप्लाई देंगे। तो जब इसको हम इनपुट सप्लाई देंगे, तो जो करंट है दोस्तों, यहां से जब इनपुट सप्लाई देंगे तो करंट यहां से चलना प्रारंभ होगा, ठीक है ना। यहां से करंट चलना प्रारंभ होगा, यहां से चलते चलते कहां चली जाएगी, ये हाफ साइकिल कंप्लीट करने वाली होगी। लेकिन हाफ साइकिल कंप्लीट करने से पहले ही इस पॉइंट पे जब क्लास सी एम्पलीफायर का करंट यहां से चलता 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 यहां तक पहुंच जाएगी, तब जाके इस एम्पलीफायर का जो कलेक्टर टर्मिनल है उसमें करंट का प्रवाह होगा। इसका मतलब कि जब एम्पलीफायर को करंट देते हैं, तो जब तक ये 80 डिग्री से अधिक, यानी कि 180 डिग्री से थोड़ा सा पहले रहता है, तब जाके कलेक्टर वाले टर्मिनल पे करंट का प्रवाह शुरू होता है। तो दोस्तों देखना, यानी कि यहां से यहां तक जब करंट चल के आई, तो कलेक्टर वाले टर्मिनल पे किसी भी प्रकार का कोई करंट प्रवाह नहीं हुआ। जब ये 180 अंश का अपना एंगल कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है, तब जाके कलेक्टर वाले टर्मिनल पे करंट का प्रवाह चलना प्रारंभ होता है। तो देखिएगा, ये है हमारा 90 अंश, ये क्या है 90 अंश, इधर का भी ये कितना होगा 90 अंश। लेकिन ये 90 अंश से थोड़ा सा पहले ही है ना, थोड़ा सा पहले ही है। इस 90 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 अंश, यानी कि 180 अंश से पहले, 180 अंश से पहले ही जब क्लास सी एम्पलीफायर का सप्लाई करंट रहेगा, तब जाके कलेक्टर करंट में, कलेक्टर टर्मिनल में करंट का प्रवाह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि शून्य इनपुट साइकिल। शून्य तब होता दोस्तों जब कलेक्टर का टर्मिनल और कलेक्टर का इनपुट सप्लाई एक साथ चलता, तो ये गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन बी कह रहा है कि आधी के बराबर। आधी तब होता जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता साइकिल, लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही करंट का प्रवाह होना चालू हो गया, ठीक है, कलेक्टर वाले टर्मिनल पे, तो ये भी हो गया गलत। आधी से कम इनपुट साइकिल, देखिए आधा यहां से, ये है 90 डिग्री और इधर का 90 डिग्री मिलके हाफ साइकिल हो गया, तो हाफ साइकिल से पहले ही ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि आधी से कम इनपुट साइकिल में कलेक्टर करंट, कलेक्टर वाले टर्मिनल पे करंट का प्रवाह होना प्रारंभ होता है, उससे पहले करंट नहीं प्रवाह होता। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। अगर आपसे ये कह देना कि क्लास सी प्रकार का जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर का एफिशिएंसी कितना होता है, दक्षता, तो लिखना दोस्तों इसका जो दक्षता है वो 90% है। कितना 90% होता है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें लिखना इसके बारे में कि अगर आपसे ये कह दे कि जो क्लास सी एम्पलीफायर है इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, तो लिखेगा ट्रांजिस्टर के रूप में। किस रूप में, ट्रांजिस्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर ये पूछे दोस्तों कि जो क्लास सी प्रकार का एम्पलीफायर है इसका इनपुट इंपीडेंस कितना होता है, तो लिखना ये अति उच्च होता है। क्या, ये उच्च होता है किसकी तुलना में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एम्पलीफायर की तुलना में क्लास सी प्रकार का एम्पलीफायर का जो प्रतिबाधा है, जो इनपुट का प्रतिबाधा है वो उच्च होता है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी स्टार संयोजन सिस्टम में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है। दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इससे आपको कभी भी
स्टार कनेक्शन से संबंधित कोई अगर सवाल आता है ना तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आएंगे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन में स्टार नजर आए तो बस अपने दिमाग में केवल एक ही चीज सोचना है, करंट। सिर्फ और सिर्फ क्या सोचना है, करंट के बारे में। और दोस्तों जो करंट है ना ये केवल दो ही प्रकार का होता है, एक तो लाइन का करंट और दूसरा फेज का करंट। ठीक है, तो लाइन का जो करंट है, लाइन करंट और फेज करंट, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं स्टार कनेक्शन में। लेकिन ऑप्शन में तो दोस्तों करंट का कोई वो ही नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है, लाइन वोल्टेज के बारे में। तो जो लाइन का वोल्टेज है इसको ध्यान देना, लाइन का जो वोल्टेज होता है ये √3 गुना होता है फेज वोल्टेज का। अब आपको यहां पे भी एक चीज ध्यान रखना है कि लाइन वोल्टेज होता है √3 गुना फेज वोल्टेज का। फेज वोल्टेज कभी भी नहीं होता लाइन वोल्टेज के √3 गुना। ठीक है ना। अब देखना मैं इसको दोस्तों थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करता हूं कि √3 गुना होता है या नहीं। ठीक है, देखिएगा जो सिंगल फेज में वोल्टेज होती है वो 230 वोल्ट होती है। ठीक है, 3 फेज में होती है वो 415 वोल्ट होती है। क्लियर, ठीक है ना। ये कितने वोल्ट कितने फेज का है, एक फेज का। मैं 3 फेज का निकालता हूं तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आएगा 690 वोल्ट 3 फेज का वोल्टेज। लेकिन 3 फेज में तो 415 वोल्ट है। क्यों, वजह सिर्फ एक ही है, ये डायरेक्ट 3 गुना नहीं, ये √3 गुना है। अगर डायरेक्ट 3 गुना होता तो 3 फेज का वोल्टेज 690 वोल्ट होता, ना कि 415 वोल्ट। क्लियर, तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। क्लियर, आपको इतना ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 246। एक शुद्ध प्रेरण परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4% की कमी कर दी जाए तो विद्युत करंट क्या हो जाएगी। क्या मस्त सवाल है ना। देखिए एक शुद्ध प्रेरण परिपथ में सप्लाई फ्रीक्वेंसी, दोस्तों इसको बारीकी से समझते हैं। ये है एक तार, क्या है, एक तार। इस तार में मैं करंट प्रवाहित कराता हूं, यानी कि इस तार को मैं सप्लाई से कनेक्ट करता हूं। ठीक है, जब सप्लाई से कनेक्ट करूंगा तो इसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी चलेगी, इसमें 230 वोल्ट वोल्टेज भी होगा, और मान के चलिए कि इसी में 10 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया, ये नॉर्मल केस है। और दूसरा केस क्या है, ये तार है, इसमें दोस्तों 50 हर्ट्ज में कितना कमी कर दिया गया, 1/4%। मैं 50 हर्ट्ज का 1/4 निकालता हूं, कितना होगा 12 चौक 48, बच गया 2, भाग नहीं जाएगा, 0 रख दूंगा, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, कितना हो गया 12.5 हर्ट्ज। इसमें फ्रीक्वेंसी 1/4% कम होने पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 12.5 हर्ट्ज। पहले कितना था 50 हर्ट्ज। वोल्टेज वही सेम का सेम 230 वोल्ट, लेकिन जो करंट आई है ये कितना होगा। अब ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है XL बराबर 2πfL। दोस्तों हमें यहाँ केवल बात किया गया है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बारे में, इसलिए हमें केवल और केवल फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो XL समानुपाती क्या होगा F को कितना कर दिया इन्होंने कम 1/4%, तो XL भी होगा 1/4%, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। XL क्या होता है, ये प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा का काम क्या होता है कि करंट को रोकना, फिर तो ये प्रतिरोध के बराबर हो गया। तो प्रतिरोध R में एक फॉर्मूला होता है V/I, ये फॉर्मूला मैं सेट कर रहा हूं। R को मैं XL के बराबर मान रहा हूं, ठीक है ना। R कितना कम हो गया, देखिए 1/4 गुना 1/V को 1 मानिए, ठीक है। I कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों 1/4 जब कम होगा XL ना, तो I कितना होगा 4 गुना अधिक
क्या 4 गुना अधिक है, यानी कि इसको चांस मिल जाएगा दोस्तों करंट को फ्लो होने में, क्योंकि जो करंट को फ्लो होने से रोकता था ना, वो तो कम हो गया 1/4 गुना, इसलिए करंट हाई स्पीड के साथ ही 4 गुना अधिक बढ़ जाएगी। यानी कि अब यहाँ जो करंट होगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये करंट 40 एम्पियर हो जाएगी। पहले कितना थी, 10 एम्पियर। तो बताइए क्या समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4 गुना अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जब शुद्ध प्रेरण परिपथ हो तो ये कंडीशन होता है। क्लियर? ये दोस्तों ये पहली कंडीशन है। और जब हम 1/4% कम कर देते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को, तो ये उस समय की सेकेंड कंडीशन, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 247 नंबर क्वेश्चन पढ़ना दोस्तों। एक प्रत्यावर्ती तरंग के पूर्ण चक्र में इलेक्ट्रिक डिग्री क्या है? इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा दोस्तों हमें माथापच्ची करना होगा। देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, ये टोटल 360 डिग्री का है, क्योंकि हर एंगल 90 डिग्री का है। मैं इसको बीचों बीच से एक और लाइन निकाल दूंगा तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। अब भी ये कितने का है, अब भी ये 360 डिग्री का ही है। ठीक है, अब देखिएगा मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों करंट यानी कि पावर कौन जनरेट करता है, अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर में अगर अल्टरनेटर घूम नहीं रहा है, इसका मतलब उसका रोटर भी स्थिर होगा। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। रोटर दोस्तों यहीं पे रुका हुआ है, रोटर यहीं पे रुका हुआ है। अल्टरनेटर को चालू करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ना इसका तरंग दृश्य भी देखते चलेंगे। जैसे ही हम इसके अल्टरनेटर को घुमाते हैं प्राइम मूवर से, तो रोटर घूमना स्टार्ट हो गया। रोटर जैसे ही इस 0 से घूमना स्टार्ट होता है, ये इसका टाइम है, ये क्या है, इसका टाइम है। यहां भी टाइम स्टार्ट होता है। जैसे ही रोटर घूमना स्टार्ट हुआ, यहां से करंट भी पैदा होना थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, थोड़ा करंट और आगे गया, यहां भी करंट थोड़ी और इसकी आगे चली गई वेव फॉर्म। ये जब 90 डिग्री कंप्लीट करता है, तो ये भी दोस्तों 90 डिग्री का तरंग कंप्लीट कर लेती है। फिर ये घूमते घूमते 180 डिग्री का कंप्लीट करती है, ये भी 180 डिग्री कंप्लीट करती है। ठीक, ये फिर घूमते घूमते पूरा 360 कंप्लीट करती है, तो ये भी घूमते 360। इसका मतलब ये होता है भाई साहब कि जिस प्रकार से रोटर घूमेगा, करंट का तरंग भी उसी प्रकार से घूमता घूमता चला जाएगा। जब ये यांत्रिक रूप से, ध्यान रखना, रोटर हमारी यांत्रिक रूप से 360 डिग्री घूम जाती है, तो जो इसका तरंग है ये भी विद्युत रूप से 360 डिग्री, किस रूप में, ये विद्युत रूप में 360 डिग्री घूम जाती है। समझ में आया क्या? ठीक है ना? तो ऑप्शन तो हमें कोई भी 360 डिग्री का नहीं है। देखना ऑप्शन बी क्या है कि 2 पाई का मान होता है दोस्तों 180 अंश। अब 2 का गुणा इस 180 से करिए ना, कितना होगा, 360 ही तो होगा, 360 ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो अल्टरनेटर का रोटर है दोस्तों, वो टाइम के हिसाब से जैसे जैसे घूमने लगेगा, यहाँ पे वेव फॉर्म दोस्तों बनना स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक ये बनता रहेगा जब तक ये रोटर घूमती रहेगी। तो ये रोटर के हिसाब से करंट का जो वेव फॉर्म है वो तैयार होता है। तो एक पूर्ण चक्र कब तैयार हो जाएगा, जब एक पूर्ण चक्र रोटर घूम लेगा। तो एक पूर्ण चक्र में कितना अंतर है, कितना मान होता है, 360 अंश का। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 248 नंबर का, कि आईएस नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को किस ऊंचाई पर माउंट किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसको ना थोड़ा हम अपने हिसाब से समझते हैं कि जो स्विच बोर्ड होता है, उस स्विच बोर्ड को दोस्तों इस हाइट पे लगाना चाहिए, कि ताकि एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल भी करंट के बारे में कोई जानकारी ना हो, कि करंट को छूने से झटका भी लगता है, वो बच्चा आसानी से ना पहुंच सके, उस हाइट पे लगाना चाहिए। और दूसरा केस ये होता है कि एक ऐसा बच्चा जिसको पता हो कि करंट से हमें झटका लगता है, करंट खतरा चीज है,
वो आराम से उसको चालू कर सके, बंद कर सके, इतने हाइट पे लगाना चाहिए। तो समथिंग 1500 mm हाइट पे लगाना चाहिए, जो कि 1.5 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया आपको, लेकिन थोड़ा सा हट के बात करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन दोस्तों ये आपसे पूछ दे ना, क्वेश्चन ये पूछ दे कि आप अगर किसी रूम में एंट्री कर रहे हैं तो उस रूम के किस साइड पे स्विच बोर्ड लगा होना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आप अपने दिमाग में एक चीज सोचना। देखिए, जब आप भी प्रैक्टिकली आप करके देखना, ठीक है, आप जब भी अपने घर में, अपने मतलब कि रूम में जब आप एंट्री करना, तो आप देखना कि आपको अपने हाथ के लेफ्ट साइड में मोड़ने में ज्यादा आसानी होगी, है ना, लेकिन आपको राइट साइड में मोड़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो जैसे ही आप अपने गेट से अपने रूम में एंट्री करते हैं तो राइट साइड में आराम से मुड़ सकते हैं, और स्विच बोर्ड को हमेशा राइट हैंड से आप स्विच को दबाते हैं। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे तो ये राइट वाला हाथ है, ये आराम से स्विच बोर्ड में आ जाएगा। अगर इसी को हम लेफ्ट साइड में बोर्ड को लगा दें तो हम इस हाथ से दोस्तों थोड़ा मुश्किल होता है ना, थोड़ा मुश्किल होता है ऑन ऑफ करना। तो इसलिए हमेशा स्विच बोर्ड को रूम के अंदर अपने कमरे में ये हमेशा हाथ के यानी कि गेट के लेफ्ट साइड में हो, ताकि जैसे आप एंट्री करो तो आराम से मुड़ भी सको और आराम से राइट हैंड से उसको ऑन ऑफ भी कर सको। तो आप इतना ख्याल रखना। इसको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, 239 नंबर का। 239 नंबर क्वेश्चन है कि 110 वोल्ट की सप्लाई के लिए 220 वोल्ट के तापक का उपयोग किया जाता है, तो इसके द्वारा उत्पन्न की गई ताप कितनी होगी? दोस्तों, यहां पे तो वो वाली एग्जाम्पल बैठता है कि जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला। ठीक है, यानी कि सप्लाई जो वोल्टेज है वो तो 110 वोल्ट ही है, लेकिन जो तापक यानी कि जो हीटर का वोल्टेज है ना, हम 220 वोल्टेज वाला हीटर का कनेक्शन कर दिए 110 वोल्ट सप्लाई वाले पे। तो क्या होगा, कितना ताप उत्पन्न होगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि ये डाटा आपको सेम मिले, कोई जरूरी नहीं है। ये भी दे सकता है कि 400 सप्लाई वोल्टेज है तो 800 वोल्ट वाली हीटर का प्रयोग किया गया, तो बताइए ताप कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, डाटा चेंज भी हो सकता है। तो ताप हमेशा 1/4 ही उत्पन्न होगा, 1/4 कम, है ना, कितना? 1/4 कम। यही इसका ट्रिक है दोस्तों, और इसका कोई ट्रिक नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा बस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को किसके प्रवाह के रूप में पहचाना जाता है? वाह, क्या क्वेश्चन है! ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में आ जाना तो बस दोस्तों मजा ही आ जाए कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को किसके प्रवाह के रूप में पहचाना जाता है। दोस्तों, करंट को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है Q/T। अब ध्यान देना, पूरी कहानी तो यही से है। एक आवेश है, ध्यान देना, एक इकाई क्षेत्रफल है। ठीक है, मान लीजिए मैं क्या हूं, मैं आवेश हूं, मैं इस बोर्ड के सामने खड़ा हूं, मुझे कोई ले जाना चाहता है किसी दूसरे स्थान तक। ठीक है, ये समझिए, ये आवेश कौन है? ये मैं हूं। आवेश एक बिंदु के रूप में यहां पे मैं खड़ा हूं। मुझे दोस्तों इस स्थान तक ले जाने के लिए कोई आ रहा है। वो क्या करेगा, मुझे पकड़कर यहां से यहां तक ले आएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में कुछ समय भी लगा होगा। ठीक है, कुछ समय भी लगा होगा, और ये आवेश है। अब देखना, ये ऑप्शन ए सूत्र क्या कहता है कि किसी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को लाने में, किसी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित Q आवेश को लाने में जितना T समय लगता है वही विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो T क्या है? समय को हमेशा सेकेंड में ही लिया जाता है। Q क्या है? आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। ठीक है, ये बटा है तो इसको भी बटा करिए, तो बन क्या गया? कूलाम प्रति आवेश। I बराबर कूलाम प्रति आवेश। अगर 1 कूलाम का आवेश है
तो 1 कूलम आवेश 2 कूलम का आवेश है तो 2 कूलम आवेश। क्लियर। ऑप्शन ए कह रहा है 1 वोल्ट, वोल्ट वाले, वाट वाले, बोल्ट वाले तो सब कट कर दीजिए और ये है दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 कूलम प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए